मैंने बचपन में पढ़ा x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूं क्या इसका मैं मेरी जिंदगी में। राजीव दीक्षित एक ऐसे शख्स जिनकी एक झलक देखने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, जिनकी दहाड़ों से सरकारें हिल जाती थी। स्वदेश माने अपने देश की व्यवस्थाओं में जीना, अपने तंत्र की व्यवस्थाओं में जीना, तब हम स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं। लेकिन आजादी के 60 साल के बाद तो एक भी तंत्र ऐसा बना नहीं इस देश में जो अपना हो। वो कहते थे कि जैसे आजकल हमारे नेता विदेशी कंपनियों को व्यापार करने का लाइसेंस दे देते हैं, वो भी थोड़ी सी विदेशी पूंजी के लालच में। लेकिन इन मूर्ख नेताओं को ये तक नहीं मालूम कि बाहर की बोतल के दिए हुए खून से कोई मरीज जिंदा नहीं बचता। आगे उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। अगर किसी देश में पूंजी का उत्पादन होना बंद हो जाए तो बाहर की पूंजी लाकर किसी देश का विकास नहीं हो सकता। जैसे किसी मरीज के शरीर में खून बनना बंद हो जाए तो बोतल का खून चढ़ाकर कितने दिन जिंदा रखेंगे आप उस मरीज को। राजीव जी लिबराइजेशन के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि आजादी को 50 साल भी पूरे नहीं हुए और हम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही विदेशी कंपनियों को फिर से भारत में बुलाकर वही पुरानी गलती दोहरा रहे हैं जो सालों पहले भारत के राजाओं ने की थी, और इन कंपनियों को उन क्षेत्रों में बिजनेस करने का मौका दिया जा रहा है जिनमें हम पहले से ही अच्छा व्यापार करते थे। आगे उन्होंने कहा, पानी बेचने के लिए विदेशी कंपनियां आ गई, आलू का चिप्स बेचने के लिए आ गई, टमाटर की चटनी बेचने के लिए आ गई, आम का अचार बेचने के लिए विदेशी कंपनियां आ गई। यहाँ तक कि उन्होंने भारत को खैराती धर्मशाला कहते हुए सरकार से लेकर मंत्रियों तक सभी को सरेआम सुना दिया था। आप भी सुनिए। और नेताओं को वाइंडिंग अप चार्जेस मिलते रहे, रिश्वत मिलती रहे, घूस मिलती रहे, हर विदेशी कंपनी के लिए दरवाजा खुला है। ऐसा लगता है कि भारत कोई खैराती धर्मशाला हो गया है जिसमें हरेक के लिए दरवाजा खुला है, सबको बुलने आने की खुली छूट है। अपने इस आंख खोल देने वाले भाषण में आगे उन्होंने बताया कि आखिर क्यों आजादी के बाद अब तक देश में कुछ नहीं बदल पाया है। आगे उन्होंने कहा, न भाषा बदली, न भूषा बदली, न भोजन बदला, न भजन बदला, और तो और भेषज हमारी औषधि जो पूरी स्वदेशी होनी चाहिए थी आयुर्वेद आधारित, वो पूरी की पूरी अंग्रेजियत आधारित एलोपैथी में चला गया। माने आजादी के बाद बदला कुछ नहीं, न भाषा, न भोजन, न भूषा, न भेषज, न भजन, कुछ नहीं बदला। आगे उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को भी अंग्रेजी शासक कह दिया। से आप भी सुनिए। एक ही चीज बदली, माउंटबेटन की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन की जगह उनके मंत्रिमंडल के XYZ, और कुछ नहीं बदला इस देश में, सबका सब वैसे का वैसा ही रहा। आगे राजीव जी ने कहा कि आजादी के पहले अंग्रेजों ने भारत को 1000 सालों तक गुलाम रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था और आजादी के बाद उसी को भारत का संविधान बना दिया गया। आगे उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का कॉमा फुल स्टॉप और भारत के संविधान का कॉमा फुल स्टॉप आप मिला लीजिए, कोई अंतर नहीं है उसमें। वो आगे कहते हैं कि दुनिया भर के संविधानों की कटिंग पेस्टिंग करके भारत का संविधान बना दिया गया। कानून अंग्रेजों ने बनाए हिंदुस्तान को गुलाम बनाए रखने के लिए, वो सारे के सारे आज भी चल रहे हैं। से आप भी सुनिए। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, इंडियन पीनल कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ, सिविल प्रोसीजर कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ, और तो और इंडियन एविडेंस एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, हम भारत के नागरिक हैं नहीं है ये भी अंग्रेज तय करके गए हैं। राजीव जी कहने को तो एक सोशल वर्कर थे, इसलिए असल में वो सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर राज खोल देने वाले बागी भी थे जो किसी से डरते नहीं थे। उन्होंने इस बात तक का खुलासा कर दिया कि भारत की संसद में बजट शाम को 5 बजे पेश क्यों किया जाता था। उन्होंने आगे एक और उदाहरण दिया, तो लंदन की संसद में सवेरे के 11:30 बजते हैं, ब्रिटिश संसद में सवेरे 11:30 बजे किसी को सुनना हो बजट तो अंग्रेज सुन सके। इसके लिए आजादी मिलने के 50 साल बाद तक सन 1997 तक बजट शाम को 5 बजे आता रहा। आगे वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने वंदे मातरम को बैन कर दिया था हमारे देश में, इसलिए आजादी मिलने के 50 साल बाद तक हमारी संसद में वंदे मातरम नहीं गाया जा सका, जो कि हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। अंग्रेजों ने वंदे मातरम को बैन कर दिया था हमारे देश में, आजादी मिलने के 50 साल बाद तक हमारे देश की संसद में वंदे मातरम नहीं गाया जा सका। ये शर्म की बातें हैं हम सब के लिए। आगे उन्होंने कहा,
इन काले अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़नी पड़ी थी। इन काले अंग्रेजों को हिंदुस्तान से ऐसे ही भगाना पड़ेगा जैसे कभी अंग्रेजों को भगाना पड़ा था। राजीव दीक्षित ने स्वदेश की बात की, गौ हत्या को रोकने की बात की, देश को बचे कुछ अंग्रेजी शासन से आजादी दिलवाने की बात की। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज आत्मनिर्भर भारत, नोटबंदी, काले धन के खिलाफ कड़े कदम और स्वच्छता को लेकर जो बड़े कैंपेन चलाए जा रहे हैं ना, उसकी पहल राजीव दीक्षित ने 2 दशक पहले ही कर दी थी। उन्होंने महज 2 दशकों में देश भर में घूमकर कुल 30,000 लेक्चर्स दिए थे, जिनकी आवाज हर देशवासी के कानों तक पहुंची थी और आजादी बचाओ आंदोलन शुरू करके देश के करोड़ों लोगों को सिस्टम के खिलाफ खड़ा कर दिया था। और आज हम आपको राजीव दीक्षित के ऐसी स्पष्ट तर्क वाले कुछ भाषण सुनाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि एक पढ़ा लिखा युवक जो विदेश में नौकरी करता था, वो आजाद भारत का सबसे महान सामाजिक कार्यकर्ता कैसे बना और कैसे उन्होंने देश में सरकारों की नींव हिलाकर रख दी थी। तो बने रहिएगा इस दिलचस्प वीडियो में अंत तक। सबसे पहले बात करें एक साधारण जीवन जीने वाले राजीव जी अचानक से भारत के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बने। तो 30 नवंबर 1967 के दिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन्मे राजीव ने वहीं से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की, इलाहाबाद से बीटेक किया और आईआईटी कानपुर से एमटेक करके पीएचडी की पढ़ाई करने फ्रांस चले गए, जहां से वापस आकर उन्होंने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में नौकरी करनी शुरू की। हालांकि इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसे हादसे हुए जिसने राजीव को झकझोर कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 1984 के भोपाल गैस कांड की, जब यूनियन कार्बाइड नाम की अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस ने एक रात में हजारों लोगों की जान ले ली। यही वो वक्त था जब राजीव दीक्षित के अंदर एक वैज्ञानिक, देशभक्त, क्रांतिकारी जाग उठा। उन्होंने खुद भोपाल जाकर देखा, समझा और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने हर शहर, गांव और कस्बों में घूमकर जनता को बताया कि कैसे विदेशी कंपनियां भारत में मौत का कारोबार कर रही हैं। राजीव जी ने खुलकर कहा कि यूनियन कार्बाइड के मालिक वॉरेन एंडरसन को भारत से भागने में सरकार का हाथ है। जिसके बाद उन्होंने आजादी बचाओ आंदोलन छेड़ दिया, जिसका मकसद था भारत को विदेशी कंपनियों, विदेशी दवाइयों, विदेशी सामानों और विदेशी नीतियों की गुलामी से मुक्त करना। 90 के दशक की शुरुआत में शुरू हुए इस आंदोलन में राजीव जी ने ना तो टीवी का सहारा लिया, ना रेडियो का। वो चलते चलते कहीं भी पहुंच जाते और उनके भाषण की खबर फैलते ही हजारों की भीड़ जमा हो जाती और वो जब बोलते थे तब लोगों के आंख कान खुल जाते थे। उन्होंने मांस निर्यात और गो हत्या को लेकर ऐसे खुलासे किए जो हैरान कर देने वाले थे। आप भी सुनिए। कत्ल खाना बनाने के लिए जितना भी बैंक से लोन मिलेगा उस पे ब्याज नहीं लगेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। मीट एक्सपोर्ट करने के लिए कत्ल खाना बनाएं तो। आगे वो कहते हैं कि लेकिन अगर आप गाय पालन करके दूध का व्यवसाय करना चाहते हैं तो कोई बैंक आपको कर्ज नहीं देगा। मैं गाय का दूध बेचना चाहता हूँ, दूध का व्यवसाय करना चाहता हूँ, बैंक के सामने कर्ज मांगने जाऊँ तो बैंक कहेगा देशी गाय पालोगे तो कर्ज नहीं मिलेगा, विदेशी पालो। लेकिन उसी गाय को काटने के लिए कारखाना बनाऊं, करोड़ों रुपए का बैंक मुझे कर्ज दे सकती है बिना किसी इंटरेस्ट के, और उसके बाद कर्ज को भी सरकार माफ कर सकती है सब्सिडी के रूप में। ऐसे कानून है इस देश। इस तरह वो भारत सरकार के कानूनों को लेकर कई तीखे सवाल करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की निजी जिंदगी को लेकर कुछ ऐसे दावे किए जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। से आप भी सुनिए। इसके पहले मुझे इतना तो मालूम था कि नेहरू जी शराब पीते हैं और ये भी मालूम था कि चेन स्मोकर हैं, दिन में 60 से 70 सिगरेट पीते हैं। और भी बहुत कुछ मालूम था उनके चरित्र के बारे में, लेकिन ये पहली बार पता चला कि वो गाय का मांस भी खाते हैं। साल 2000 आने तक राजीव दीक्षित जी इतना बड़ा नाम बन गए थे कि उनके नाम से ही 5000 विदेशी कंपनियां थर थर कांपती थी। वो कंपनीज का नाम लेकर ही उनके खिलाफ आवाज उठाते थे। जैसे ये सुनिए। अब मैं कई लोगों से कहता हूं डब से क्यों नहाते हो, तो लोग कहते हैं ये दूध का बनाया हुआ साबुन है। अरे मूर्ख लोगों, दूध से ही नहा लो, दूध के साबुन से क्यों नहा रहे हो। अपने देश में किसी भी बड़े बुजुर्ग के हम पांव छुए तो क्या कहते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। दूसरी तरफ वो भारत के बिजनेसमैन का पूरा समर्थन करते थे क्योंकि वो देश में स्वदेशी मूवमेंट चलाते थे। जैसे कि एक बार उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक धीरू भाई अंबानी के लिए ये कहा था, मैं तो इसी देश की कहानी देखता हूँ। धीरू भाई अंबानी
9 क्लास फेल हो गया, पेट्रोल पंप पे नौकरी करना शुरू किया और रिलायंस नाम का एक एम्पायर खड़ा कर दिया जो सारी दुनिया में 4.5 लाख करोड़ का है। 9 क्लास फेल आदमी 4.5 लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा करके छोड़ गया। आगे उन्होंने बिरला ग्रुप के फाउंडर को लेकर ये कहा, घनश्याम दास बिरला 4 क्लास पढ़े, स्कूल और गांव छोड़कर निकल गए, लोटा लेकर कलकत्ता पहुंच गए और इतना बड़ा खानदान बना दिया बिरला एम्पायर जो आज लाखों करोड़ का है। 4 क्लास पास आदमी ने किया। बिरला जी कहा करते थे कि क्लास पास करना कोई महत्व की बात नहीं है जीवन की तुलना में। आगे उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को लेकर ये बात कही, तो हम जीवन को जीने वाली शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को दें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम बनाएं जिसमें डिग्री का महत्व ना हो, ज्ञान का महत्व हो, परीक्षा का महत्व ना हो, सीखने का महत्व हो, पढ़ाने का महत्व नहीं हो, सिखाने का महत्व हो। अध्यापक भी सीखें, विद्यार्थी भी सीखें। वो कहते थे आजकल के स्कूल कॉलेज समय की बर्बादी है क्योंकि वो स्वदेशी नहीं है। इसे आप भी सुनिए। शिक्षा व्यवस्था को स्वदेशी बनाना चाहते हैं। अभी जो शिक्षा हम लेते हैं वो मैकॉले की है। मैकॉले ने जो पाठ्यक्रम तय किया वही हम पढ़ते हैं और दुर्भाग्य से मैकॉले जो पाठ्यक्रम हमको दे गया वो इतना रद्दी और बेकार का है जो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। आगे वो कहते हैं कि हम वो सिलेबस पढ़ते हैं, रटते हैं, कक्षा में जाकर उल्टी करते हैं, कॉपी पे लिखना माने उल्टी करना और 100 में से 96 नंबर ले आते हैं। उन्होंने आगे एक और उदाहरण दिया, मैंने बचपन में पढ़ा x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, x माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूं क्या इसका मैं मेरी जिंदगी में। वो कहते हैं कि पढ़ाई ना करता तो आज करोड़पति होता। से आप भी सुनिए। जितने साल मैंने पढ़ाई की, जितना पैसा मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई पे खर्च किया, जितना पैसा मेरे ट्यूशन पे मेरे माता पिता ने खर्च किया, अगर मैं पढ़ने नहीं जाता वो सब पैसा बचता और मैं उससे कोई धंधा और व्यापार करता तो करोड़पति होता। राजीव दीक्षित का मानना था कि ज्ञान का डिग्री से कोई संबंध नहीं। जैसे कि अगर आप महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन की कहानी पढ़ोगे तो वो कभी 9वीं कक्षा से आगे पढ़ ही नहीं पाए। उन्होंने स्कूल से इस्तीफा दे दिया या निकाल दिया गया उन्हें और आज दुनिया उनके ही सिद्धांतों पर काम करती है और पढ़ती भी है। इसे आप भी सुनिए। आप आइंस्टाइन की अगर कहानी पढ़ोगे तो आइंस्टाइन तो 9 कक्षा के आगे पढ़ नहीं पाया, कभी निकाल दिया स्कूल ने उसको, क्योंकि वो कुछ और सोचता रहता था। स्कूल ने निकाल दिया और निकालने के बाद सारी दुनिया में E = mc² का जो सिद्धांत दे दिया, सारी दुनिया उसका गुणगान करती है। वो कहते थे ज्ञान अलग चीज है और डिग्रियां अलग चीज है और अंग्रेजी तो परम मूर्खता की भाषा है, जिसे लेकर उन्होंने एक मजेदार उदाहरण भी दिया था। परम मूर्खता की भाषा ये अंग्रेजी, एक शब्द है अंग्रेजी में, उसमें कहते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। तो यहाँ पे CH जो है ना का हो गया, ठीक है, तो केमिस्ट्री में CH का हो गया, तो चोपड़ा में कोपड़ा होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम भारतीयों का अंग्रेजी के प्रति आकर्षण इतना बढ़ता जा रहा है कि हम अपने बच्चों का नाम अंग्रेजी में रख लेते हैं। उन्होंने आगे एक और उदाहरण दिया, तो पिताजी का नाम घर में रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब मैं यही पूछता हूँ कि रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहाँ से आ गया। फिर मैं उनको पूछता हूँ आपको मालूम है टिंकू का अर्थ क्या है? उनको नहीं मालूम, नाम रख लिया बच्चे का टिंकू, अर्थ नहीं मालूम। ऐसे मूर्ख लोग, अर्थ मालूम नहीं, नाम रख लिया टिंकू टिंकू टिंकू। और अंग्रेजी की सबसे पुरानी डिक्शनरी में टिंकू का अर्थ आवारा लड़का है। अंग्रेजों की सबसे पुरानी डिक्शनरी है वेबस्टर डिक्शनरी, उसमें टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का। और एक तो सबसे खराब अंग्रेजी शब्द है, पता नहीं लोग बोलते कैसे हैं, वो है मैडम। उन्होंने आगे एक और उदाहरण दिया, तो वैश्याएं जो अपने कोठों को चलाती हैं, अपने वैश्यावृत्ति के काम में लगी हुई वैश्याओं की जो प्रमुख वैश्या होती है उसको मैडम कहते हैं। और हमारे देश के लोग इतने मूर्ख हैं कि अपनी धर्म पत्नी को मैडम कहते हैं। और यहाँ हिंदुस्तान में अपनी बहनों को मैडम कह देते हैं। ऐसे मूर्ख लोग मैंने इस देश में देखे। अपनी धर्म पत्नी को मैडम कहने में शर्म नहीं आती, ओ मैडम इधर आओ। और वो धर्म पत्नी को भी शर्म नहीं आती मैडम कहलवाने में, वो भी कहती है मैडम कहो मुझको। आगे उन्होंने एक और मजेदार बात कही, फेयर एंड लवली का भाव मालूम है? 25 ग्राम है 40 रुपए।
1 किलो 1600 रुपए। अब 1600 रुपए किलो की क्रीम लगाओ मुंह पे, उससे अच्छा 4 किलो बादाम खरीद के खाओ। अकल लगाओ ना अपनी। अब 1600 रुपए किलो की क्रीम लगाओ जिससे कुछ नहीं होने वाला, उससे अच्छा 4 किलो बादाम खरीद के खाओ। क्योंकि ये फेयर एंड लवली लगा के कोई गोरा नहीं हुआ आज तक। अगर हो जाता तो अफ्रीका वाले क्यों काले हैं? आगे उन्होंने कहा, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व नापा जाता है गुण, कर्म, स्वभाव से। कभी ये सुना कोई कहता ओ क्या गोरा चिट्टा था, मर गया बेचारा? कोई नहीं कहता। त्वचा का रंग याद नहीं करते, गुण कर्म स्वभाव याद किए जाते हैं। तो गुण कर्म स्वभाव अपने अच्छे बनाओ। उन्होंने आगे एक और उदाहरण दिया। दूसरी बात है कि हिंदुस्तान लीवर जैसी ही एक बहुत खराब विदेशी कंपनी है जिसका नाम है कॉलगेट पामोलिव। ये अमेरिका की है, ये टूथपेस्ट बेच रही है। कॉलगेट का टूथपेस्ट इसी का है। अब ये टूथपेस्ट बिकता है 27-30 रुपए का 100 ग्राम। 300 रुपए तो काजू बादाम बिकता है इस देश में। और पढ़े लिखे मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं? 300 रुपए किलो का पेस्ट दांतों में रगड़ के थूक रहे हैं वॉश बेसिन में और कहते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं। 300 रुपए किलो की चीज थूक रहे हैं। 150-200 रुपए किलो का देशी घी रोटी पे लगा के खा रहे हैं। 300 रुपए किलो का पेस्ट थूक रहे हैं वॉश बेसिन में और कहते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं। तो मैं उनसे कहता हूं और स्मार्ट बनो भाई। तो कहते हैं क्या करें? मैं कहता हूं ये 300 रुपए किलो का पेस्ट थूकते क्यों हो भाई? रोटी पे लगा लगा के खा लो इसको, क्योंकि घी से महंगा। ये 300 रुपए किलो का पेस्ट मुंह में क्यों लगाना? बंद करो इसको, खत्म करो। कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेन, हजारों करोड़ रुपए देश का नुकसान है। तो आप बोलोगे फिर दांत कैसे साफ करें? दांत साफ करने के लिए स्वदेशी टूथपेस्ट है कि नहीं? और नहीं तो और स्थानीय दंतमंजन है, लाल दंतमंजन, काला दंतमंजन, ये दंतमंजन, वो 20 तरह के दंतमंजन गांव-गांव में है। और उससे भी अच्छी नीम की दातून है, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं है। राजीव जी बताते हैं कि भारत में इतना पैसा था कि लोग गिनकर नहीं तौल कर रखते थे। 3000 साल पहले से ही हम भारतीय स्टील, लोहा और 36 तरह के मसालों समेत अनगिनत तरह के सामान बेचकर खूब सोना कमाते थे और सबसे ज्यादा सोना कमाते थे सूरत के व्यापारी से। आप भी सुनिए। इसलिए सूरत के एक एक घर के व्यापारी के पास ढेरों सैकड़ों कुंटल सोना होता था। ये अंग्रेजों ने दस्तावेजों में लिखा है जो मैं आपको सुना रहा। तो सूरत इतना पैसे वाला शहर था। जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर से सबसे पहले सूरत में बिजनेस करने का लाइसेंस मांगा था, लेकिन यह व्यापार नहीं लूट मार का लाइसेंस था और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने सूरत के व्यापारियों के घरों में डकैती डालना शुरू किया था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर से कहा कि हमको सूरत में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए। अब आप ध्यान देना, जहां भी मैं बोलूंगा व्यापार, वहां आप सोच लेना लूट मार। आगे वो बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव 1750 में भारत आया और उसने 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा और अपने जीवनी में लिखा कि मैंने भारत के कलकत्ता में जब लूट मार की तो इतना सोना इकट्ठा हुआ कि उसको लंदन लाने में 900 पानी के जहाज लगे थे। आगे उन्होंने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो 1750 में भारत आया था और 1757 में उसने एक युद्ध लड़ा था प्लासी का। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मैंने भारत के कलकत्ता नाम के शहर से जब लूट मार की तो इतना सोना चांदी इकट्ठा हुआ था, उसको लंदन लाने में 900 पानी के जहाज लगे। सिर्फ सोना ही नहीं, ब्रिटिशर्स भारत के कपड़े बनाने वाले कारीगरों के कपड़े भी लूट लेते थे और जब कारीगर सामने आवाज उठाते तो उन्हें मार दिया जाता। इस तरह हर भारतीय को लूटकर वो फोकट का सामान लंदन ले जाते और वहां बेचते थे और उनका पूरा मुनाफा होता था। और वो क्या क्या लूटते थे? हमारे देश का जो सोना चांदी था वो तो लूटते ही थे। इसके अलावा कपड़ा बनाने वाले जो कारीगर होते थे ना, उनका कपड़ा लूट लेते थे और कारीगर उनसे झगड़ा करें तो मारते थे, उनको गोली मारते थे, उनकी गर्दन काटते थे, हाथ काट देते थे, हाथ अंगूठे काट देते थे। तो कारीगरों से कपड़ा लूट लिया, व्यापारियों के घर में से सोने चांदी के सिक्के लूट लिए, फिर किसी के पास से कुछ लूट लिया, किसी के, और जो कुछ लूटते थे वो फोकट में मिला ना उनको, तो उसको ले जाके वो बेचते थे लंदन में, पेरिस में, दूसरे शहरों के बड़े बड़े बाजारों में, और उससे जो मुनाफा होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट माना जाता था।
इस तरह एक दिवालिया कंपनी ने भारत के कई राजाओं को और प्रजाओं को लूट कर इतना पैसा छापा जिसकी गिनती तक हम नहीं कर सकते। इस तरह उन्होंने भारत सरकार से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी और विदेशी कंपनियों तक हर किसी की पोल खोली थी और तीखे सवाल किए थे। कुल मिलाकर 2010 आते आते राजीव दीक्षित कोई आम व्यक्ति नहीं रहे थे। वे अपने आप में एक विचारधारा बन चुके थे। जिस जमाने में सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का नामो निशान नहीं था, उस वक्त उनके एक भाषण की खबर जंगल में आग की तरह फैलती थी। गांव हो या शहर, जब लोग सुनते कि राजीव दीक्षित आ रहे हैं तो सड़कों पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। उनके तर्क, उनके सवाल, उनकी भाषा, उनकी आवाज लोगों के दिलों में सीधे उतरती थी। उन्होंने अपने शब्दों में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी थी और यही कारण था कि आज भी उनके वीडियो लाखों लोग सुनते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आयुर्वेद को प्रमोट करने वाले स्वदेशी दवाओं में इतने निपुण राजीव दीक्षित जी की मौत मात्र 43 साल की उम्र में कैसे हो गई? क्या ये कोई सामान्य मौत थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी थी? अगर आप इस विषय पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं जिससे हम उनकी और भी दमदार और आंखें खोल देने वाली स्पीच भी सुनेंगे तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखिए। खैर दोस्तों, आज भी करोड़ों भारतीयों की सोच पर प्रभाव डालने वाले राजीव जी की विचारधारा आपको कैसी लगी? क्या हमें वेस्टर्न कल्चर, मेडिसिन और स्टैंडर्ड्स को अपनाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके हर देशवासी तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए और ऐसी आंखें खोल देने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।